फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स। इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो। फिर अगला फॉर्मूला रहेगा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों ओर माध्यम असमान हो। तो इन फॉर्मूले को हम करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है किरण प्रकाश की। इसकी इंग्लिश होगी रे ऑप्टिक्स। हेडिंग का नाम है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो। इसका जो डायग्राम बनेगा उसमें हमने एक पतला लेंस लिया जिसकी मोटाई है स्मॉल टी, और इसके मिड पॉइंट से गुजरने वाली जो रेखा है वो कहलाएगी इसकी मुख्य अक्ष। ये जो बीच की रेखा है कहलाती है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। और इसमें दो पृष्ठ हैं लेंस में। तो पहला जो सरफेस है उसका पोल है P1 ध्रुव, दूसरे पृष्ठ का ध्रुव है P2। यह है ऑब्जेक्ट वस्तु। वस्तु बिंदु के आकार की है, तो इसे किससे लिखेंगे? ओ से ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। अब हम यहाँ इस वस्तु की इमेज, वस्तु का प्रतिबिंब दोनों पृष्ठों द्वारा अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे कि पहले पृष्ठ ने कहाँ बनाया और दूसरे ने कहाँ बनाया। तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण सबसे पहले प्रथम पृष्ठ पर आपतित होती है। प्रथम पृष्ठ इसको मुख्य अक्ष के बिंदु I' पर मिलाता है। इसके लिए हम पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र यूज कर रहे हैं। वस्तु की दूरी यहां से यहां तक u, प्रतिबिंब की दूरी b'। ये थोड़ी इसमें थ्योरी लिखी जाती है। माना कोई उत्तल लेंस जिसकी t मोटाई है, इसकी वक्रता त्रिज्याएं r1 और r2 हैं, कैपिटल R1 R2। इस पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या राइट साइड में होगी, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या लेफ्ट साइड में होगी। स्टार्ट होता है प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से। प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र होता है n/b - 1/u = n - 1/r। इसमें u वस्तु की दूरी,
v प्रतिबिंब की दूरी, r है वक्रता त्रिज्या। तो पहले पृष्ठ के लिए जब इसको लगाएंगे तो v के स्थान पर आएगा v डैश, r के स्थान पर आएगा r1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो पहले पृष्ठ ने प्रतिबिंब बनाया है, ये प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो जब ये फॉर्मूला दूसरे पृष्ठ के लिए हम लिखेंगे तो वस्तु की दूरी ये हो जाएगी, द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी v डैश, प्रतिबिंब की दूरी v ही रहेगी और r के स्थान पर आएगा r2। एक चेंज और होगा, दूसरे पृष्ठ के लिए प्रकाश लेंस से वायु में जा रहा है, इसलिए n के स्थान पर 1/n लेंगे। ये सभी चेंज इस फॉर्मूले में रख रहे हैं। फॉर्मूला होता है हमारा n/b -1/u n -1/r, ये फॉर्मूला है। तो एक बार इसे हमने पहले पृष्ठ के लिए लगाया, वो ये आ गया। एक बार इसे दूसरे पृष्ठ के लिए लगा रहे हैं, उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। तो n के स्थान पर आएगा 1/n, v माइनस u के स्थान पर आएगा v डैश, फिर n के स्थान पर 1/n, अपॉन में r के स्थान पर r2, 1/nv माइनस 1/v डैश। इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें 1/n माइनस 1 को, तो इसके अपॉन में 1, एलसीएम हो गया n की 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1 की 1 से, 1 की 1 से होगी 1 माइनस n की 1 से होगी n। इसको सॉल्व करने पे ये आएगा, तो ऊपर आएगा 1 माइनस n अपॉन n r2। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे n से, क्यों? इसको इसके तरह बनाना है। n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n यहाँ आएगा, n से n कट जाएगा तो आएगा 1/b, n यहाँ आएगा n/b डैश, n यहाँ आएगा तो n से n कट जाएगा, दो काम हुए हैं। एक तो मैंने n को अंदर भेजा है तो n यहाँ कट गया, n यहाँ कट गया। दूसरे 1 माइनस n को हमने लिखा n-1, कॉमन ले लिया बाहर माइनस। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को जोड़ने पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इनको ऐड करने पर, तो मैंने लिख दिया यहां जोड़ने पर। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिखेंगे 1/v माइनस n/b डैश इक्वल टू माइनस n माइनस 1/r2। दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर देखिए क्या होगा, n/b डैश n/b डैश से कट रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट गया। तो यहां आएगा 1/b माइनस 1/u इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, या से पहले हम ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, तो यहां आएगा n-1 अपॉन r1, n-1 अपॉन r2। इन दोनों में कॉमन आ रहा है n-1, ब्रैकेट में बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2।
इधर 1/b माइनस 1/u। ये अवतल पृष्ठ गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र दो बार यूज करेंगे, एक बार पहले पृष्ठ के लिए, एक बार दूसरे पृष्ठ के लिए। दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये कट जाएगा, ये बचेगा। इसमें n-1 ले लिया कॉमन, और इसमें एक कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन ये है, u और v में से अगर एक का मान इन्फिनिटी हो तो दूसरे का मान फोकस दूरी के बराबर होता है। तो यदि u इक्वल टू इनफाइनाइट हो तो v इक्वल टू किसके होगा, f के। ये दोनों वैल्यू इसमें यूज कर रहे हैं। v के स्थान पर f आएगा, यहाँ इन्फिनिटी आएगा, n-1 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f इक्वल टू 1/infinity हो गया 0, तो n-1 1/r1 माइनस 1/r2। पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या के पदों में ये फोकस दूरी का फॉर्मूला होगा। इसको डायग्राम में अगर हम शो करें तो दूसरा पृष्ठ प्रतिबिंब यहाँ पास में बनाएगा। यह प्रतिबिंब पहले पृष्ठ द्वारा बनाया गया है और ये प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ द्वारा बनाया गया है। लेंस की मोटाई को यहाँ इग्नोर किया गया है। इस फॉर्मूले को मेकर सूत्र भी कहते हैं। इस फॉर्मूले से एक कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन ये है कि फोकस दूरी और n में रिलेशन क्या है। निष्कर्ष, तो फोकस दूरी n-1 के व्युत्क्रमानुपाती है। जिस लेंस का अपवर्तनांक कम होगा वो फोकस दूरी अधिक बताएगा, उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। वक्रता त्रिज्याओं की फोकस दूरी प्रोपोर्शनल है, वक्रता त्रिज्याएं अधिक होंगी तो फोकस दूरी भी अधिक ही होगी। इसमें 3 पॉइंट्स हैं कि लेंस को अगर किसी द्रव में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी 3 कंडीशन है। तो हेडिंग है हमारा लेंस को द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी पर प्रभाव। इसके 3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, जब लेंस को बराबर अपवर्तनांक के द्रव में डुबोएं, जब लेंस को कम अपवर्तनांक के द्रव में डुबोएं और जब लेंस को अधिक अपवर्तनांक के द्रव में डुबोएं। तो 3 पॉसिबिलिटी है, तीनों में अलग अलग लेंस व्यवहार करेगा। तो पॉइंट नंबर 1 पर मैं कम वाला ले रहा हूं। जब ANL छोटा हो ANG से, ये द्रव का अपवर्तनांक है, लिक्विड का, एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो यहां द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम है। उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए जब किसी लेंस को द्रव में डुबोते हैं तो उस लेंस का प्रभावी अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, n =
ए एन जी अपॉन ए एन एल ऐसे निकालते हैं। लेंस के अपवर्तनांक को, कांच के अपवर्तनांक को द्रव के अपवर्तनांक से भाग कर देते हैं। फॉर्मूला होता है 1/f n-1 1/r1 -1/r2। जब भाग करेंगे द्रव के अपवर्तनांक से तो कांच का अपवर्तनांक घट जाएगा। अपवर्तनांक घटेगा तो फोकस दूरी बढ़ेगी, क्योंकि व्युत्क्रम रिलेशन है, व्युत्क्रम संबंध है। तो यही हमें बताना है। ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू एन की जो वैल्यू होगी वो छोटी हो जाएगी ए एन जी से। द्रव के अपवर्तनांक से भाग करने पर जो अपवर्तनांक आएगा वो कांच के अपवर्तनांक से कम आएगा। अपवर्तनांक घटेगा तो फोकस दूरी बढ़ेगी, व्युत्क्रम रिलेशन है। तो इस कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2, जब ANL बड़ा हो ANG से। जब द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो तो क्या होगा? तब देखिए, इसे मैं ये भी लिख सकता हूं ANG छोटा है ANL से। इसे अगर इधर लिख लूं तो ये चिन्ह उलट जाएगा, ANG अपॉन ANL छोटा होगा 1 से। जब ये अपॉन में आ गया तो यहाँ 1 रहेगा, और ये वैल्यू किसके बराबर रहती है? n के। या कहिए n छोटा हो गया 1 से। एक बार फिर से सुनेंगे, जब द्रव का अपवर्तनांक अधिक हो कांच के अपवर्तनांक से, या ANG इधर लिखूं इसे उधर तो ये चिन्ह पलट जाएगा, इधर के बजाय इधर हो जाएगा। ANG के अपॉन में क्या लिया? ANL। अपॉन में क्यों लिया? प्रभावी अपवर्तनांक जब लिखेंगे हम तो कांच का अपवर्तनांक बटे द्रव का अपवर्तनांक, तो n की वैल्यू यहाँ 1 से छोटी आ रही है। ये फॉर्मूला है, यहां पर भी फॉर्मूला है। यहां हम देख रहे हैं कि फॉर्मूले में आ रहा है n-1 और n है 1 से छोटा। ये 1 से छोटा है, 1 से छोटे का मतलब जैसे 0.7, 0.8। अब इसमें से 1 घट रहा है, तो n की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी और उसमें से 1 घटाएंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो नेगेटिव बचेगी। तो f का मान कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। जब नेगेटिव होगा तो इसका अर्थ है उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, अवतल लेंस की होती है नेगेटिव। और यहां से एक चिन्ह और नेगेटिव निकला तो ये लेंस की फोकस दूरी के चिन्ह को चेंज कर देगा, जिससे लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। दूसरे शब्दों में n की वैल्यू यहाँ 1 से कम है, n में से 1 घटाएंगे तो मान बचेगा नेगेटिव, अर्थात लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। अगर वो पॉजिटिव फोकस दूरी का है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव फोकस दूरी का है तो पॉजिटिव हो जाएगा। उत्तल लेंस है तो अवतल की तरह काम करेगा, अवतल है तो उत्तल की तरह काम करेगा। ये जो पहला केस था इसका एग्जाम्पल था लेंस को जल में डुबोना। जो दूसरा केस है इसका एग्जाम्पल है वायु का बुलबुला
जल में होना। वायु का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से कम होता है। तो वायु का बुलबुला होता है गोल, वैसे तो वो उत्तल लेंस का काम करना चाहिए, लेकिन जल के अंदर क्योंकि बुलबुले का अपवर्तनांक कम है आसपास के जल के अपवर्तनांक से, इसलिए बुलबुले के लिए फोकस दूरी का चिन्ह बदलेगा और बुलबुला उत्तल होने के बावजूद जल के अंदर किसकी तरह व्यवहार करेगा? अवतल की तरह। तो सेकंड केस का एग्जाम्पल है वायु का बुलबुला जल में होना। किस लेंस की तरह काम करेगा? अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस के समान व्यवहार करेगा। अब हमारा तीसरा केस इसमें बचता है। तीसरा केस है जब ANG बराबर हो ANL के। लेंस के कांच का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो। इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी वो देखते हैं। तो ANG ANL को ले आए अपॉन में, तो इसकी वैल्यू फिर यहाँ क्या रह गया? 1। और ये हमारा प्रभावी अपवर्तनांक हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है n-1 ब्रैकेट 1/r1 -1/r2। n की जगह हम पुट करेंगे 1 -1 1/r1 -1/r2। 1 से 1 कट गया। 1 से 1 कटने पर यहाँ आएगा 0 और इधर 1/f। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इस समय कर दूं तो f की मल्टीप्लाई 0 से होके हो जाएगा 0, इधर हो गया 1 इक्वल टू 0, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? 0 को लिख सकते हैं 1/∞। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी तो होगी 1 से, इसकी होगी 1 से, तो f की 1 से होगी f और इसकी 1 से होगी इन्फिनिटी। अगर फोकस दूरी अनंत आती है, इसका मतलब है कि लेंस ना तो उत्तल का काम करेगा ना अवतल का करेगा, वो कांच की समतल प्लेट की तरह हो जाएगा। जो खिड़की दरवाजे में कांच के प्लेन शीशे होते हैं, मुंह देखने का प्लेन शीशा होता है, उस तरह का हो जाएगा। इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। समतल जैसे ये बोर्ड है, प्लेन है, बस ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसकी तरह काम करेगा। समान व्यवहार करेगा। ये एग्जाम्पल हमें मिलेगा कहाँ? तो इसका एग्जाम्पल है फ्लिंट कांच का तो लेंस हो, लेंस होना चाहिए फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच का लेंस, और कार्बन डाइसल्फाइड द्रवित अवस्था में हो, उसमें डाल दिया जाए तो वो लेंस की फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी। CH2 कार्बन डाइसल्फाइड द्रव में डालने पर इसकी फोकस दूरी F बराबर अनंत हो जाएगी।
तो ये 3 केस हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों ओर माध्यम असमान हो। जबकि लेंस के दोनों ओर माध्यम असमान हो। डायग्राम इस तरह का ही बनेगा। इस माध्यम का अपवर्तनांक n1, इस लेंस का अपवर्तनांक n2 और इधर के माध्यम का अपवर्तनांक n3। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण पहले पृष्ठ पर गिरती है। ये अपवर्तन द्वारा इसका प्रतिबिंब I डैश बनाएगा B डैश दूरी पर। यह प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और दूसरा पृष्ठ इसका अंतिम प्रतिबिंब I बनाएगा। तो पहले पृष्ठ के लिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो इसकी दूरी हम क्या लिखेंगे भाई? तो जो पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है वो होता है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये होता है n/v - 1/u = n - 1/r। अगर माध्यम अलग अलग है तो ये होता है n2/v - n1/u n2 - n1/r। इस तरह का होता है। इस फॉर्मूले को हम 2 बार अप्लाई करेंगे, एक बार तो पहले पृष्ठ के लिए, एक बार दूसरे के लिए। देखते हैं कैसे करेंगे। प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए आएगा n2/v - n1/u n2 - n1/r। और इसमें चेंज देखेंगे क्या होगा। प्रथम पृष्ठ है तो वक्रता त्रिज्या आएगी r1। प्रथम पृष्ठ ने प्रतिबिंब बनाया है I डैश, इसकी दूरी है B डैश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द्वितीय पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए यह वस्तु की दूरी हो गई। तो वस्तु की दूरी u जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? B डैश। ये u की जगह आएगा, ये v की जगह आएगा। और अपवर्तनांक कब चेंज होंगे? पहले n1 n2 थे तो ये आया, अब n2 n3 है तो इनके नाम आएंगे। क्या लिखा जाएगा? n3/v n2/u n3 - n2/r। दूसरे पृष्ठ के लिए त्रिज्या हो गई r2, प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u की जगह क्या रखेंगे? B डैश। यहां आएगा B डैश। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को
हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर देखिए ये दोनों पद समान है तो इससे ये कट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है। अब ये दो पद बचते हैं तो पहले क्या आएगा n3 अपॉन वी फिर माइनस n1 अपॉन यू, ये प्लस ये, तो ये आएगा n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n3 माइनस n2 अपॉन r2। तो इस प्रकार ये हमारा असमान अलग अलग माध्यम होने पर अपवर्तन का सूत्र ये प्राप्त होता है। अब इसमें दो अलग अलग केस होते हैं, पूछ लेते हैं कि प्रथम फोकस के लिए ये क्या हो जाएगा और द्वितीय फोकस के लिए ये क्या हो जाएगा। प्रथम फोकस की शर्त, प्रथम फोकस की इसमें शर्त लगा रहे हैं। तो प्रथम फोकस की शर्त लगाने के लिए हम उसका डायग्राम बनाएंगे। उसका डायग्राम देखें, ये होगी मुख्य अक्ष, यहां है वस्तु, यहां से प्रकाश की किरण चलेगी तो अगर ये फोकस बिंदु है तो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी u बराबर, और ये प्रकाशिक केंद्र से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो फोकस दूरी होगी, उसे हम स्मॉल f लिखेंगे। इधर किरणें समांतर होगी मुख्य अक्ष के, तो कहाँ मिलेंगी अनंत पर, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। u का मान तो होगा स्मॉल f के बराबर और v का मान होगा इन्फिनिटी। ये दोनों वैल्यू इसमें लगानी है और फिर देखते हैं क्या आता है। तो क्या होगा n3 अपॉन v का मान अनंत, n1 अपॉन u की वैल्यू f, n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n3 माइनस n2 अपॉन r2, जिसमें अपॉन में इन्फिनिटी लिखा है वो हो जाएगा 0, तो माइनस n1 अपॉन f इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n3 माइनस n2 अपॉन r2। ये ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। और प्रथम फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं f डैश, तो यहां भी आ जाएगा f डैश। इक्वेशन नंबर 3। एक बार लिखेंगे द्वितीय फोकस की शर्त। द्वितीय फोकस की शर्त लगाने से पहले उसके डायग्राम को समझेंगे। उसका डायग्राम देखें, यह है उत्तल लेंस, ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरने के बाद जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं वो बिंदु कहलाता है द्वितीय फोकस। और प्रकाशिक केंद्र से यहां तक की जो दूरी होगी वो फोकस दूरी होगी f। इधर किरणें समांतर आ रही हैं तो वस्तु की दूरी हो गई इन्फिनिटी, u बराबर अनंत। फोकस बिंदु पर किरणें मिल रही है तो प्रतिबिंब की दूरी हो गई v बराबर f।
तो u अनंत है तो v f के बराबर है। ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन अक्सर बच्चों ने देखी होगी। जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है उसको धूप में अगर हम लेकर जाएं और एक कॉपी या कागज के ऊपर लेंस को धूप में रखें तो कागज पर एक चमकीला स्पॉट बनता है, वो द्वितीय फोकस होता है। सूर्य से आने वाली किरणें समांतर अनंत पे मानी जाएंगी और जो कागज पे बिंदु बनेगा वो ये फोकस बिंदु होगा। तो ये कंडीशन है वो। तो इसमें ये जो वैल्यू लिखी है ये दोनों वैल्यू इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, n3 अपॉन b का मान f माइनस n1 अपॉन u का मान इन्फिनिटी, इधर n2 माइनस n1 अपॉन r1, n3 माइनस n2 अपॉन r2, ये हो जाएगा। n3 अपॉन f, ये n1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, इसे छोड़ देंगे तो इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n3 माइनस n2 अपॉन r2, इक्वेशन नंबर 4। यह 3 और 4 दोनों इक्वेशंस की RHS सेम है, ये इसकी RHS सेम है। जब RHS सेम है तो इनकी LHS को हम बराबर कर सकते हैं। तो हमने लिखा समीकरण 3 और 4 से यह इसके बराबर कर दिया तो n1 अपॉन एफ डैश इक्वल टू n3 अपॉन एफ, या यहां से लिख सकते हैं n1 अपॉन n3, n3 को इधर अपॉन में ले लिया, n एक साइड f एक साइड, और f डैश के क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर गया अपॉन f, चिन्ह का आएगा माइनस का। तो ये हमारा अपवर्तनांक और फोकस दूरी के बीच एक रिलेशन है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रूफ कराया है। n1 n3 पहले और तीसरे माध्यम के अपवर्तनांक है, ये प्रथम फोकस दूरी है और ये द्वितीय फोकस दूरी है। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उस पर एक एग्जाम्पल को अप्लाई करके देखते हैं। किसी पतले उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं दी हैं 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की दूसरी वक्रता त्रिज्या माइनस में ली जाएगी। क्यों, जरा क्लियर है यहां से। ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा है। तो ये पहले वाले पृष्ठ का मैं गोला अगर पूरा करता हूं तो इसका गोला इधर आएगा, और इस वाले पृष्ठ का गोला करते हैं तो इधर आएगा। तो पहले वाले का गोले का केंद्र इधर आएगा, इधर होगी r1 त्रिज्या। दूसरे वाले का केंद्र इधर आएगा, ये होगी r2। तो इसकी वक्रता त्रिज्या बाईं तरफ आ रही है लेंस से लेफ्ट में, और लेंस से लेफ्ट की दूरी को माइनस में लेते हैं। ये चिन्ह परिपाटी है इसलिए माइनस में लिखा है। तो एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं दी हैं। क्वेश्चन में ये चिन्ह नहीं होगा, ये हमें खुद लगाना है लेंस देखकर। और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है 1.5। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। अपवर्तनांक और r के पदों में फोकस दूरी का फॉर्मूला, मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू n-1
ब्रेकेट 1/r1 माइनस 1/r2। n की वैल्यू 1.5 माइनस 1/r1 15 माइनस 1/r2 की वैल्यू -30। 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5, 1/15 प्लस 1/30। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। 15 और 30 का एलसीएम हो गया 30। 15 से कितने बार गए? 2। 30 से गया 1 बार। 2 और 1 3। 3 से इन्हें काटेंगे तो 10 बार जाएंगे। 10 की गुणा होगी 2 से, तो 1/20 और इधर 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई, f की 1 से हो गई f, 20 की 1 से हो गई 20। इस प्रकार लेंस की फोकस दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं अगर उसमें अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्याएं दी हों। कभी कभी फोकस दूरी दे देते हैं और वक्रता त्रिज्या पूछ लेते हैं। वक्रता त्रिज्या उस कंडीशन में निकलेगी जब दोनों त्रिज्याएं या तो समान दे रखी हों कि उभय उत्तल लेंस है, या एक पृष्ठ समतल हो तो वक्रता त्रिज्या निकलेगी। तो आज का काम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।